हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फाइनली हम लोग वर्क एनर्जी और पावर की तरफ आ चुके हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपकी लाइफ का। क्योंकि हर चीज जो हम अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं वो वर्क है, और उस काम को करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो ऊर्जा होती है, यानी कि एनर्जी होती है। और जिस गति से हम उसको करते हैं वो डिफाइन करता है कि हमारी पावर कितनी है। हम उस काम को जल्दी करते हैं तो हम ज्यादा पावर है हमारे पास, अगर धीरे करते हैं तो कम पावर है हमारे पास। यानी कि ये चैप्टर आपका एक फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, बल्कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जब से आप इस धरती पर आए हो और जब आप इस धरती से चले जाओगे, तब तक आप एक काम हमेशा करते रहोगे, और वो क्या है? वो है वर्क। और उस वर्क को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उस ऊर्जा को जब आप अपने शरीर में लाओगे तो ऊर्जा को आप स्टोर करोगे, और जब उस ऊर्जा की मदद से कोई वर्क करोगे, यानी कि कोई काम करोगे, तो उस ऊर्जा को कंज्यूम करोगे, और इन शॉर्ट आप उस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे। इन चीजों से, जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, आपके स्टार्स जो हैं ये काम कर रहे हैं, स्टार्स अपनी एनर्जी को प्लैनेट्स तक पहुंचा रहे हैं, प्लैनेट्स पे पूरी लाइफ उस एनर्जी से फुलफिल हो रही है, नरिश हो रही है, आगे बढ़ रही है। ये सब कुछ कनेक्ट होता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर के साथ। और ये कोई एक सिंपल सा चैप्टर नहीं है जिसको बस आपको फॉर्मूला याद करने की। वर्क का फॉर्मूला F into D होता है, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है, पावर का फॉर्मूला ये होता है। नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ से इसको कनेक्ट करना है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सराउंडिंग को हमें ऑब्जर्व करना है। हमें हर जगह वर्क होता हुआ नजर आएगा, हर जगह एनर्जी का फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, उसी चीज को ऑब्जर्व करना है, नेचर के अंदर मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है। वर्क एनर्जी और पावर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारी लाइफ का एक अभिन्न पार्ट है, इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती है। तो इस चीज को फॉर्मूले के नजरिए से नहीं, जिंदगी के नजरिए से देखो, जिंदगी की रफ्तार के नजरिए से देखो, जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही है, ये दुनिया कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रही है, उस नजरिए से देखो। सिर्फ फॉर्मूले के नजर से देखोगे तो लाइफ के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर कनेक्ट ही नहीं किया तो इस चैप्टर को पढ़ के, फॉर्मूला याद करके, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल के हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी आपने सपना देखा है, उसके लिए जो मेहनत आप करते हो वही आपका वर्क होगा, और उस मेहनत को करने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए वो आपकी एनर्जी है, और अपने एम तक पहुंचने के लिए आपकी गति डिसाइड करेगी कि आप कितने ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। अगर आप उसको कम समय में ज्यादा ऊर्जा लगा के ज्यादा काम करोगे तो आप ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ज्यादा समय में कम ऊर्जा लगा के कम वर्क करोगे तो आप लेस पावरफुल हो। ये है हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर, और यहां पर हमको सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के जरिए, पहले भी हम लोग ऑब्जर्व करके ही चीजों को ढूंढते आए हैं, और अब ये तो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। वैसे मोशन भी डायरेक्टली कनेक्टेड था, आगे जो कुछ भी पढ़ोगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट ये आपको ऊर्जा के साथ जोड़ता है, जिसका इस्तेमाल करके आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। इस चीज को कनेक्ट करेगा वर्क एनर्जी और पावर वाला ये चैप्टर। तो यहां फॉर्मूला हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, वो मैथमेटिकली जब हम नेचर से बात करेंगे खुद ब खुद हमें मैथमेटिकल फॉर्म में वो हमें नजर आएगा, उन्हीं चीजों को हम फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग शुरू करेंगे और अपने माइंड को एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर रखेंगे, और वो ये रहेगा कि हमें सही डायरेक्शन में इस नेचर को ऑब्जर्व करना है, सही वे में हमें उससे कम्युनिकेट करना है जब आप खुद ब खुद निकल कर आएंगे। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं वर्क, यानी कि हिंदी में कहें हम इसे तो काम। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं डे टू डे लाइफ में वर्क को एनालाइज करूं या ऑब्जर्व करूं तो वो होगा क्या? अब यहां पर इन चीजों को समझने के लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं जो हमारे लिए क्लैरिटी के साथ हमें समझ आने चाहिए, जो कि है आपका मोशन, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फ्रिक्शन की नॉलेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और कैलकुलस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर पॉइंट पे होने वाले वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आपको लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, इनके मतलब, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका एक्चुअल मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके जरिए हम नेचर के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं और इन चीजों को समझने वाले हैं। तो ये आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको इन चीजों की जानकारी लेनी होगी, और उसके बाद ही आप वर्क एनर्जी पावर को समझ पाओगे। अगर इनकी जानकारी के बिना आप वर्क एनर्जी पावर को पढ़ते हो तो यकीन मानो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आप अपने पावर को, आप अपनी एनर्जी को सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपका कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। तो इसलिए पहले अपने आप को रेडी करो, एंड देन उसके बाद इस चीज को स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। वर्क होता क्या है? अब देखो, एक काम को ही हम लोग वर्क कहते हैं, कोई भी काम करना उसको हम वर्क कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, काम करने के दो ही कंडीशंस आप निकाल सकते हो, और वो ये है, या तो काम हुआ या काम नहीं हुआ, या तो काम हुआ या काम नहीं हुआ। अब एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं कि आपने मुझे कहा कि मैं इस डस्टर को यहां से उठा के यहां ले आऊं, तो मैं इस डस्टर को लेकर जाता हूं और यहां पर इसको रख देता हूं, तो आप कहोगे कि यस, काम हो गया। अब दूसरी तरफ आप मुझसे कहते हो कि आप इस दीवार को ढकेल के 1 मीटर पीछे ले जाओ,
मैंने पूरी ताकत लगाई, इस दीवार को ढकेला, पर ये दीवार अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो आप क्या कहोगे कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? जवाब सिंपल है, आप कहोगे काम पूरा नहीं हुआ। तो ये है काम को देखने का एक नजरिया हमारी आम जिंदगी के अंदर। अब इसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें नेचर के साथ, तो हमें क्या नजर आएगा कि काम करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक चीज की नीड होगी, दैट इज फोर्स। जो कि क्या है? फोर्स। बिना फोर्स लगाए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता हूं, तो काम करने के लिए मुझे फोर्स की नीड होगी। अब हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इसमें, तो हमारे पास ये चीज आएगी कि अगर मैं कहूं कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो इस पॉइंट से अगर मूव करती हुई तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तो वो खुद ही आ गई। तो क्या आप कहोगे कि मैंने काम कर दिया? आप कहोगे नहीं, आपने काम नहीं किया, ये तो खुद ब खुद चला गया वहां पर। तो यहां पर काम एक इंसान का होता है, एक ऑब्जेक्ट का होता है। सिर्फ इंसान का ना कहूं तो मैं, एक ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि काम एक ऑब्जेक्ट करता है। अगर ये खुद जा रहा है तो यहां पर मैंने काम नहीं किया है, ये खुद ब खुद चला गया। बिना फोर्स के मैं काम कर ही नहीं सकता हूं। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है और मैं कहूं कि मैंने बस उसको उंगली से टच कर दिया और अब मैं कहूं कि मैंने काम कर दिया है, तो भी मैंने काम नहीं किया है, क्योंकि अगेन ये खुद जा रहा था, मैंने तो सिर्फ उसको टच कर रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए हाथ लगा रखा है। उसके मोशन में मेरा कोई योगदान था ही नहीं। उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने पर मेरे फोर्स का कोई योगदान नहीं। तो ये काम मैंने नहीं किया है। तो यानी कि वर्क जो होगा, सीधा सा लॉजिक अपने सराउंडिंग से हम लेते हैं। एक तो पहले एक चीज और माइंड में रखना, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि फिजिक्स का वर्क और रियल लाइफ का वर्क अलग अलग होता है। नहीं, रियल लाइफ में जो आप वर्क कर रहे हो वही चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसी को जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं। हर चीज मेरे बोलने से लेकर, आपका सुनने से लेकर, आपके खेलने से लेकर, आपके पढ़ाई करने तक, या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, मोबाइल में आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो, ये सब वर्क की श्रेणी में आएगा। हर चीज जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, हर चीज अपनी लाइफ में जो हम करते हैं, दैट इज योर वर्क। और उस वर्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भाई मेरे पास एनर्जी ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा? इसका मतलब मुझे यहां से एक डायरेक्ट क्लू मिलता है कि वर्क और एनर्जी के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन है, और उस रिलेशन को भी मुझे खोज के निकालना है, और वही काम हम यहां पर करेंगे। लेकिन शुरुआत किससे होगा? वर्क से। तो वर्क किसी एक बॉडी का होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट का होगा, और वो भी वर्क तभी कहलाएगा जब वो बॉडी जिस पर वो वर्क कर रही है, ठीक है, उस पर वो फोर्स अप्लाई करे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये डस्टर को मूव करना है, इस हाथ से इस हाथ तक लेकर आना है, तो मेरे इस हाथ को इस पर फोर्स लगाना होगा ताकि वो यहां से यहां तक पहुंचे, तभी आप कहोगे वर्क हुआ। अब मैंने ऐसे एज इट इज अपना हाथ रख रखा है और मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि भाई तू यहां से यहां आ जा, क्या वर्क होगा? नहीं होगा। अगर ये खुद से ही मोशन में आ गया तो भी यहां पर वर्क मैंने नहीं किया, वर्क मेरी तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस काम के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने ऊर्जा का इस्तेमाल किया, ना मैंने उस पर फोर्स लगाया। तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि वर्क को करने के लिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स आपकी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया निकल कर आता है यहां पर। अब दूसरे क्राइटेरिया को देखते हैं। जब आपने मुझे कहा कि इस वॉल को, जिस पर यह बोर्ड लटका हुआ है, इसको 1 मीटर पीछे पुश कर दो, मैंने फोर्स लगाया। वर्क करने की जो पहली कंडीशन है वो मैं फुलफिल कर रहा हूं, लेकिन यह दीवार अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई, हिली तक नहीं, तो क्या आप कहोगे कि वर्क हुआ? ऑब्वियसली आप कहोगे वर्क नहीं हुआ। यानी कि वर्क होने की दूसरी कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तभी आप कहोगे कि वर्क हुआ है। अब मैं कहूं कि भाई आपने बोला 1 मीटर ढकेलना है, लेकिन मैं आधा मीटर ढकेल पाया, एग्जांपल, ऐसे तो मैं उतना शक्तिशाली हूं नहीं, मान लो मेरे अंदर हल्क वाली शक्ति आ गई और मैंने इसको आधा मीटर ही ढकेला, तो आप कहोगे भाई आपने आधा ही काम किया है, पूरा वर्क नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि वर्क आपका फोर्स पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ आपके डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपने कितना यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो यहां पर वर्क करने के लिए जो चीज मैं अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर पाया, मेरा वर्क तभी फुलफिल होगा जब मैं उसको अपने डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट दूं, या फिर, और डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट या फिर नहीं, मैं उसको डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट दूं और मैं उसको उस डिस्प्लेसमेंट देने के लिए मुझे उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी कहलाएगा कि वो काम मैंने किया है। तभी आप उस चीज को मेरा काम मानोगे, मेरा वर्क मानोगे। यही है वर्क का असली मीनिंग हमारे रियल लाइफ में। और कोई चीज जो मेरे को वर्क के साथ जोड़ रही है, वो कुछ भी मुझे और नई चीज नजर नहीं आ रही है। यानी कि वर्क मेरा डिपेंड करता है फोर्स पे और वर्क मेरा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्क को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट को मैंने D से रिप्रेजेंट किया। अब मुझे जानना है इनके बीच में जो रिलेशन है, उस चीज को मुझे डिस्कवर करना है नेचर से बात करके।
कोई डेरिवेशन नहीं है, हमें नेचर से बात करनी है और इस चीज को हमें यहां पर ढूंढना है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, वर्क को जिस तरह से हम अभी तक बात करते आए हैं वही चीज नेचर से एक बार और कम्युनिकेट करते हैं और उसको मैथमेटिकली लिखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 लेते हैं यहां पर कि यार मैंने फोर्स लगाया पर डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, मैंने फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, तो यहां पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो जीरो होगा तो मैं वर्क डन को कितना मानूंगा? आप क्या कहोगे कि मैंने कितना काम किया? आप कहोगे आपने कोई काम नहीं किया है, योर वर्क इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स अगर मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट मेरा इक्वल टू जीरो है तो यहां पर आएगा वर्क इक्वल टू जीरो। ये क्या है? कोई डेरिवेशन है? नहीं, इट्स एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि अगर मैंने फोर्स लगाया ही नहीं है, मेरा फोर्स इक्वल टू जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में भी वर्क क्या आएगा? मेरा जीरो, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया नहीं तो वो काम मेरा नहीं, वो खुद ब खुद चलकर आ रहा है। कोई और फोर्स लगा रहे तो ये उसका वर्क है, मेरा वर्क नहीं है, तो मेरा वर्क क्या होगा? यहां पर जीरो होगा। वर्क एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ओवरऑल वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती है, वर्क एक ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहां पर वर्क डन जो मैंने किया है, अगर मैंने कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है बट बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो मेरा वर्क डन यहां पर जीरो होगा। तो अब वर्क करने के लिए सीधा सा लॉजिक, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा काम मैं कर सकता हूं और जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैं दूंगा उतना ज्यादा वर्क होगा यहां पर। तो क्लियरली वर्क मेरा प्रोपोर्शनल है फोर्स के और प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। वर्क मेरा फोर्स के प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मेरे पास खुद ब खुद एक रिलेशन निकल कर आता है कि यार वर्क डन मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंडेंट है। अब प्रोपोर्शनैलिटी दो केस में हो सकती है, या तो प्लस में या फिर मल्टीप्लीकेशन में। तो हम यहां पे प्लस वाले केस को देखते हैं, मैथमेटिकली बात करते हैं। अगर एफ जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट दिस इज इक्वल टू जीरो, तो रिजल्ट आना चाहिए मेरा जीरो। पर यहां पर प्लस वाले केस में रिजल्ट जीरो नहीं आएगा बल्कि वो आएगा आपके लिए एफ। दूसरे केस को लूं, एफ जीरो है बट डी जीरो नहीं है, तो उस केस में प्लस वाले केस में आंसर आएगा आपके पास डी आंसर आएगा। यानी कि यहां पर जो हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लस वाले केस में वो वाली बात साबित नहीं हो रही है। यानी कि ये फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा यहां पर ये हमारा गलत है, क्योंकि ये वो चीज कन्वे नहीं कर रहा है जो हमें नेचर में दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं लेता हूं प्रोडक्ट वाला पार्ट लेता हूं। प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट वाला पार्ट लिया मैंने। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते तो मैं माइनस लगाता या डिवीजन करता, लेकिन प्रोपोर्शनल के केस में प्लस और मल्टीप्लाई ही चीज कर सकते हैं। अब मैं देखता हूं, अगर मेरा फोर्स जीरो नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। इन दोनों में से कुछ भी जीरो होगा, जवाब क्या आएगा? जीरो। तो फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। फाइनली हमने वो मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्कवर कर ली नेचर से बात करके, जो आगे चल के इसी वर्क की डेफिनेशन बन गई। लेकिन हम लोग यहां पर गलत करते हैं, हम एज अ डेफिनेशन उसको याद करते हैं नहीं, बाद में ये चीज आई है। शुरुआत में तो हमने नेचर से बात करी है, कम्युनिकेट किया है और इस चीज को डिस्कवर किया है। हम कोई भी चीज डिराइव नहीं करते, हम कोई भी चीज बनाते नहीं है, बल्कि हम नेचर में ऑब्जर्व करके उस चीज को खोजते हैं। वी डिस्कवर दिस थिंग। तो यहां पे वर्क का जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। तो वर्क का रिलेशन निकल कर आया फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अभी ये चीज हमारे लिए वर्क कर रही है वन डायमेंशन के अंदर। अब हम इसी भाषा का प्रयोग करेंगे, इसी गणित का प्रयोग करेंगे और टू डायमेंशन की दुनिया में जाएंगे और वहां देखेंगे कि हमको क्या देखने को मिलता है और हमें क्या समझ आता है। तो अब देखो, अब मैं 2D में करता हूं इसको। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने बट फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, यहां पर आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर दिस लेक्चर आपको यही काम सेल्फ करना है। अब ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में डी अमाउंट से। ठीक है, इस डायरेक्शन में डी अमाउंट से। तो यहां पर अगर मैं अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करूं तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो यहां पर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और यहां हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस डी डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए एफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एफ का ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका ये इतना भाग ही ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, क्योंकि एफ साइन थीटा जो डिस्प्लेसमेंट देगा वो वाई डायरेक्शन में देता, एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो एक्स डायरेक्शन में दे रहा है। तो यहां पर अगर मैं वर्क को देखूं तो दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक तो ये फोर्स वर्क करने की कोशिश कर रहा है और एक ये फोर्स वर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो इस फोर्स ने ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इस फोर्स ने इस डायरेक्शन में जीरो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। तो यहां पर जो मेरा वर्क डन होगा वो कितना होगा? जिस फोर्स ने वर्क डन किया है वो फोर्स कौन सा है? चलो इसका देखते हैं। एफ कॉस थीटा ने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया है? डी। तो ये मेरा वर्क डन हो गया बाय दिस फोर्स। अब इस वाले फोर्स का वर्क डन देखता हूं, वो कितना आएगा? एफ साइन थीटा
मल्टीप्लाई जीरो, तो ये बन गया आपके पास जीरो। तो अगर मैं अब देखूं कि भाई एफ फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो आप यहां पर कहोगे कि एफ ने जो वर्क डन किया है वो एफ इंटू डी कॉस थीटा के बराबर वर्क डन किया है, क्योंकि ये फोर्स का ही कंपोनेंट है जिसने डी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है। सिंपल सा लॉजिक, जिसने वर्क किया है भाई उसके वर्क को देखा हमने, और देखो यहां पर क्या निकल कर आया, यानी कि फोर्स अप्लाई करने वाला कौन, आपने एफ फोर्स अप्लाई किया थीटा डिग्री के एंगल पर। मान लो एक टॉय रखा है वहां पर और उस पर जो रस्सी बंधी है वो मैंने एक एंगल पे पकड़ी है, फोर्स तो मैं इधर लगा रहा हूं बट डिस्प्लेसमेंट वो आगे की तरफ ही कर रहा है, तो मेरा ये फोर्स पूरा वर्क नहीं करवा रहा है, बल्कि उसका एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही वर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा ने डी डिस्प्लेसमेंट दिया, इसलिए मेरा वर्क डन कितना हो गया, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी के बराबर। तो यहां पर 2D के अंदर अब हम लोग यहां क्या कह सकते हैं कि भाई एफ मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये मेरे पास वर्क डन है। और अगर मैं जानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर मैं वेक्टर्स के प्रोडक्ट कर रहा हूं, और हमने वेक्टर के अंदर क्या चीज डिस्कवर करी थी कि वेक्टर दो ही सिनेरियो में प्रोडक्ट होते हुए नजर आए, या तो वो पैरेलल थे या वो परपेंडिकुलर थे। जब पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम उनको क्या बोलते थे, डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, और जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते थे हम उनको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे। तो यहां पर तो पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मान लो मेरा वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, अगर वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो भी तो एफ साइन थीटा और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होता, क्योंकि एफ साइन थीटा ने डी प्रोड्यूस किया नहीं है, एफ कॉस थीटा ने वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया नहीं है, तो यहां पर प्रोडक्ट किसका होगा, पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या निकाला था कि भाई एफ वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा डी वेक्टर के डायरेक्शन में, उनको मल्टीप्लाई करके एज अ रिजल्ट लिख दो, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। तो फाइनली वर्क का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहां पर डायरेक्शन की नीड है ही नहीं, क्योंकि जब हम पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यहां पर जो एज अ रिजल्ट आता है हमारे पास वो स्केलर आता है। वर्क हमारे पास, काम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर आपको कोई डेरिवेशन के नजरिए से नहीं, रियलिटी के नजरिए से देखना होगा, क्योंकि एंटायर रियलिटी इज योर फिजिक्स। उससे बात करने की भाषा आपकी मैथमेटिक्स है। तो उस रियलिटी को अगर मैं देखूं कि यार आपने एक कूली को हायर किया, ठीक है, आपने कूली को हायर किया, से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से वाराणसी जा रहे हो, बीच में इलाहाबाद स्टेशन आता है, और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, बट आपको ये नहीं पता कि भाई इलाहाबाद आपका बनारस आ गया, आप गलती से इलाहाबाद स्टेशन पर उतर जाते हो, ठीक है, वहां उतर के आपने कूली हायर कर लिया, वहां ट्रेन आधे घंटे रुकने वाली है, तो आपने कूली हायर किया और कूली को बोला कि भाई हमारा सामान स्टेशन के बाहर तक ले जाओ। बाहर गए तो आपने वहां देखा कि यार रेलवे स्टेशन का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन वो लिखा हुआ है, और अचानक से आपको समझ आया कि मैं तो गलत जगह उतर गया हूं और मैं गलत जगह बाहर निकल गया हूं। आपने उसी कूली को बोला कि वापस सामान लेके चलो ट्रेन के डब्बे तक, तो कूली ने जहां से सामान उठाया वहीं सामान लाके रख दिया। तो अब आप क्या कूली को ये कहोगे कि यार जहां से उठाया था वहीं तो रखा है, आपने जीरो वर्क किया है, इसलिए मैं आपको आपका पेमेंट नहीं करूंगा, जबकि वो आपसे डबल चार्ज लेगा, क्योंकि जाते वक्त भी उसने काम किया था और आते वक्त भी उसने काम किया। तो यहां पर जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क जीरो नहीं हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जर्नी का देखते हैं, डायरेक्शन का देखते हैं, यहां पर आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं देखोगे। रियल लाइफ में आपने अगर इस तरह से ट्रेवल किया है तो आप इसको मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ोगे और तब यहां पर काम करोगे, वरना तो आप कहोगे कि यार ऐसे जाके कोई बंदा यहां आ गया तो लो भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट ये हो गई तो आपने इतना वर्क किया है, नेवर, नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये पूरे पाथ का जो टोटल लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट बनेगा। कैसे, आप इसको चाहे तो अगर ये हर पॉइंट पे टर्न दे रहा है तो आप पॉइंट डिस्प्लेसमेंट लेकर करोगे, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पर लाई करेगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पर लाई करेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप समझे बात को। वर्क स्केलर क्यों है, जाना और आना। मान लो आप सीधे गए कूली को लेकर उल्टा वापस आ गए तो आप कहोगे कि गए और आए प्लस और माइनस हो गया इसलिए वर्क जीरो है, नहीं कहोगे। तो वर्क हमें रियल लाइफ में कैसा नजर आ रहा है, वर्क हमें रियल लाइफ में स्केलर नजर आ रहा है, और हर जगह जब हम वर्क को इस तरह से देखेंगे तो हमें हर जगह वर्क स्केलर नजर आएगा, यहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और हर डॉट प्रोडक्ट जो हमने अपनी लाइफ में खोजेंगे आगे चल के, वहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर ही होगा, वो स्केलर ही बिहेव करेगा। इसके बेसिस पर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बनाया था, ये बात हमने वेक्टर्स में सीखी थी, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज यहां पर ऐड करूं कि आपको वेक्टर्स भी आपका प्री रिक्विसाइट होगा, नॉलेज उसकी, ठीक है। सो वर्क का हमारे पास अब फाइनली फॉर्मूला आ गया। अब 2D में जो किया है वही चीज 3D में होगी। फोर्स आपका होगा उसका एक्स वाई जेड में कंपोनेंट होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं आपका वर्क होगा। अब एज एन एग्जांपल हम लोग एक और काम करते हैं कि हम एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट देते हैं, और यहां पर वर्क को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं उस चीज को,
ठीक है, यही हमारा काम है। फॉर्मूलाज बनाना हमारा काम नहीं है कि यार बस F इंटू डी मेरे पास आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, यहां पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मेरे फोर्स का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में दैट इज F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज माई F sin थीटा, ठीक है, F sin थीटा। अब इस बॉक्स ने जो डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, वो यहां पर x डायरेक्शन में उसने डिस्प्लेसमेंट दिया a का, y डायरेक्शन में उसने छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया b का, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या नोटिस करोगे कि आपका वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है, वर्क डन कितना हो रहा है। तो ऑब्वियसली ए डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपका कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, F cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना होगा, F cos थीटा मल्टीप्लाई ए, एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इज F sin थीटा मल्टीप्लाई बी। तो टोटल वर्क डन कितना होगा आपके पास, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट आपने किया ड्यू बाय दिस फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट किया बाय दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो टोटल वर्क डन क्या होगा भाई, इधर भी काम किया आपके फोर्स ने और इधर भी काम किया, तो दोनों काम करने के लिए आपने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, तो दोनों को ऐड करोगे वो आपका वर्क डन होगा, यस और नो। आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि इनका रिजल्टेंट निकालो तो मेरा वर्क डन होगा, नहीं भाई, इधर जितना काम किया और इधर जितना काम किया दोनों को जोड़ो, रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट में तो हमारे पास कम हो जाएगा वैल्यू, क्यों, अगर मान लो 3 जूल का वर्क इधर 4 जूल का वर्क इधर, तो रिजल्टेंट आपका 5 जूल होगा, लेकिन 3 और 4 टोटल वर्क डन कितना होगा आपका, 7 जूल होगा। इस दिशा में आपने 3 जूल का काम किया, उस दिशा में आपने 4 जूल का काम किया, तो वर्क आपका स्केलर है, अगर आप इसका रिजल्टेंट निकाल दोगे तो 5 ही जूल आएगा, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं है। आपने टोटल वर्क किया है 3 जूल और 4 जूल का, यानी कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, 7 जूल का हुआ। तो इस हिसाब से आपका टोटल वर्क डन कितना आया, F cos थीटा मल्टीप्लाई ए प्लस F sin थीटा मल्टीप्लाई बी। और अब देखो, अब मैं फोर्स वेक्टर को लिखता हूं, ठीक है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, तो मैंने यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। तो व्हाट इज माय F वेक्टर, F वेक्टर क्या है, F cos थीटा आई कैप प्लस F sin थीटा जे कैप, सिंपल। अब मैं अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखता हूं कि भाई अगर आप x में a डिस्टेंस गए हो, a डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल किया है और y में b डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो बेसिकली आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्चुअली में ये दोनों साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, तो आपको तो बॉडी यहां इस तरह से मूव करती हुई नजर आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज a आई कैप प्लस b जे कैप। और अब देखो, हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या देखा था, हमने यहां पर जो रिजल्ट है अगर मैं उसको देखूं तो वो किसके बराबर है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस। यहां पर हमें ये नजर आ रहा है एज अ वर्क डन। तो अब मैं कह सकता हूं कि इट इज बेसिकली एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। जब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए प्लस एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बी। और यही देखो, यही मेरा रिजल्ट है। हमने रिजल्ट पहले अलग से निकाला इंडिविजुअली और ये रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट के बराबर ही निकल कर आया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन, हम कह सकते हैं कि इट इज एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, इससे पहले जो मैंने बस एक डायरेक्शन में निकाला था उसी चीज को लेके बस हम लोग एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर बोल के आगे बढ़ जाते हैं। कैसे, क्योंकि यहां पर एफ डी कॉस थीटा लिखा आ गया तो हमने बस उसको घोषित कर दिया कि भाई ये हमारा वर्क डन होता है, और इसी कॉस थीटा में हम लोग परेशान होते हैं। जबकि अगर मैंने एफ डॉट डी वेक्टर आपको प्रूव किया है, यहां पर एफ साइन थीटा भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमें एक आदत लग जाती है फॉर्मूला के रास्ते कि डॉट है तो कॉस ही लगाना है। लेकिन अगर मैं कहूं वाई डायरेक्शन का वर्क बताऊं तो वहां पर तो साइन थीटा आएगा। तो वर्क का असली मतलब क्या है, जिस दिशा में फोर्स उस दिशा का डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कर दो, ये आपका वर्क डन है। इट्स नॉट अबाउट कि कॉस थीटा है इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। भाई अगर मान लो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने थीटा किसी और एंगल से लिया हुआ है, दूसरे साइड का एंगल थीटा लिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल ये रहा, अगर आपने ये थीटा ना लेकर ये एंगल थीटा लिया हुआ है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि डॉट प्रोडक्ट आएगा ए बी साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, ए बी कॉस थीटा आएगा। ये देखो, तो ये सारा खेल ऑब्जर्व करने का है, ना कि फॉर्मूला याद करने का है। हम बस इतना सा पढ़ते हैं कि एफ डी कॉस थीटा आ गया इसलिए वो डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करें तब भी तो हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। ये रिजल्ट गलत नहीं है, लेकिन ये अधूरी ऑब्जर्वेशन के साथ है। पूरी ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप क्वेश्चंस के साथ भी कनेक्ट करोगे, क्योंकि अधूरी ऑब्जर्वेशन से हम फॉर्मूला याद करते हैं और क्वेश्चंस में पूरी परिस्थिति के ऊपर सवाल आता है और फिर हम वहां पर कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चंस आपके ज्ञान को चेक करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आपने संपूर्ण ज्ञान लिया है कि नहीं, कि आप इस परिस्थिति को समझ पा रहे हो या नहीं। तो इसलिए नेचर को ऑब्जर्व करके पढ़ना ही सबसे बेस्ट डायरेक्शन है पढ़ाई करने की। ठीक है, तो फाइनली अब हमें पता चल गया है कि वर्क डन एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्यों होता है। यहां पर हमने वर्क को बहुत ही क्लियरली समझा, और अब यहां पर बारी आती है आपके इस चीज को समझने की
कि यहां पर एनर्जी क्या होती है। क्योंकि काम करने के लिए आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं कि काम करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वही ऊर्जा है आपकी ये एनर्जी। ऊर्जा हिंदी में, इंग्लिश में उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो भाई यहां पर सीधा सा लॉजिक है, जितना मैं काम करूंगा उतना मैं एनर्जी लूज करूंगा। सीधा सा लॉजिक, आम जिंदगी में चलो, फिजिक्स का फॉर्मूला भूल जाओ, अभी कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं। मुझे आपने पत्थर उठाने का काम दे दिया और 5 मंजिल मुझे पत्थर उठा के लेके जाना है, बार बार लेके जाना है, बार बार लेके जाना है, तो क्या इससे मेरी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली मैं जितना ज्यादा काम करता जाऊंगा उतनी मेरी बॉडी एग्जॉस्ट होती जाएगी, उतना मैं अपनी एनर्जी लूज करता जाऊंगा, और वो काम दोबारा करने के लिए मुझे अपने शरीर में ऊर्जा भरनी होगी। तो मैं ऊर्जा कैसे भरता हूं? खाना खा के उस ऊर्जा को भरता हूं। मैं खाना खाता हूं, शरीर में ऊर्जा भरती है, यानी कि वो स्टोर होती है, और फिर उसके बाद उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैं काम करता हूं। यानी कि अगर मैं वर्क कर रहा हूं किसी और के ऊपर, अपने ऊपर वर्क थोड़ी कर रहा हूं। मैं अगर ईंट ढो रहा हूं तो यहां पर पॉइंट को मैं बस इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं ईंट पर वर्क कर रहा हूं, ईंटों को उठा के नीचे से ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो यहां पर मैं अपनी एनर्जी को लूज कर रहा हूं, यहां मैं अपनी एनर्जी को लूज कर रहा हूं। और इसी बात के अंदर मैंने एक चीज देखी कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और साथ ही साथ मैं एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर भी करता हूं। तो यानी एक किस्म की एनर्जी तो आपकी स्टोर होने वाली एनर्जी भी है। तो यहां पर एनर्जी के अंदर एक चीज तो क्लियरली निकल कर आ गई कि वो क्या है, कि एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आपके पास होती है। अब इसको आगे चल के हम लोग एक नाम देंगे, ऑब्वियसली आपको पता ही है, 10th 12th में पढ़ा ही होगा आपने, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता, कितना आप काम कर सकते हो, जितनी ऊर्जा होगी आपके पास उतना ही काम कर सकते हो। तो अब यहां पर अगली चीज आई, तो फिर एनर्जी को अगर हमें साधारण भाषा में डिफाइन करना हो तो हम उसको कैसे कहेंगे? इंग्लिश में जो लिखी होती है हमारी बुक्स के अंदर डेफिनेशन, उसको हम याद करते हैं, उसको फील करके देखो। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपके काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। कितनी क्षमता है आपके पास, उतनी ऊर्जा है आपके पास। यानी कि ऐसी चीज जिसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी होगी, उसी चीज को हम एज अ एनर्जी काउंट करेंगे, उसी चीज को एज अ एनर्जी काउंट करेंगे। अब यहां पर मैं देखूं कि यार वर्क हो ना हो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन क्या आप में काम करने की क्षमता है? तो अगर वो क्षमता है आपके अंदर, वो एबिलिटी है वर्क करने की, तो इट मींस आपके पास वो ऊर्जा है, आपके पास वो ऊर्जा है, उसी चीज को आप ऊर्जा कहोगे। तो अगर मैं कहूं कि यार एक बॉडी है, मान लो ये रेस्ट पे पड़ी है, तो क्या इसके अंदर कोई ऊर्जा है? अगर इसको, इसका काम क्या है कि इसको जाके हिट करना है और इसको डिस्प्लेस कराना है। जब ये हिट करेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा तो ये डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेस करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर इसके पास ऊर्जा होगी तो हिट तो करेगा, फोर्स तो लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो वो डिस्प्लेस कर सकता है उसे। और अगर डिस्प्लेस कर पाया तो यानी कि उसके अंदर वो क्षमता है काम करने की। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके पास वो क्षमता नहीं है काम करने की, लेकिन अगर ये मोशन में होता और इसको हिट करता तो इसके पास वो क्षमता होती वो काम करने की। यानी कि गति में ऊर्जा होती है, यानी कि वेलोसिटी के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो एनर्जी के साथ जो चीज एसोसिएटेड है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के साथ आपकी ऊर्जा एसोसिएटेड है, यानी कि ये मोशन के साथ आपके पास एनर्जी को जोड़ रहा है। तो अब हम इसको एक नाम देते हैं कि एक एनर्जी है जो आपके मोशन के साथ जुड़ी हुई है, जो आपकी वेलोसिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो उस एनर्जी को हमने नाम दिया कि भाई आपका नाम रखते हैं, नामकरण कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमने इसको नाम दिया काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास वो क्षमता है काम करने की। और जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हमने एक नाम दिया कि भाई जब ऊर्जा स्टोर्ड फॉर्म में होगी, अभी हम डिस्कवर करेंगे कि एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, लेकिन नामकरण कर लेते हैं पहले। तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी दो प्रकार की हुई, या तो आप उसको स्टोर करके रख लेते हो, जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसका इस्तेमाल करोगे, तो उस तरह की एनर्जी को आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप काम कर रहे हो मोशन के जरिए, तो उस तरह की एनर्जी को आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एनर्जी का मतलब जो उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, उस बात को बस फील करना है। एनीथिंग या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपके काम करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो अब बारी आई कि यार काइनेटिक एनर्जी वर्क कैसे कर सकती है। मान लो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता है अभी, फॉर्मूले पे मत जाना, मैंने इस मार्कर को एनर्जी दी और बोर्ड को हिट किया, तो इसके अंदर क्या वो क्षमता थी वर्क करने की? जवाब है यस। लेकिन क्या ये काम कर पाया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बोर्ड अपनी जगह से हिला भी नहीं। तो वर्क होना ना होना इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं होता है, क्या आपके अंदर वर्क करने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे इस डस्टर को हिट करूं तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो
कि मैं यहां पर कुछ ऐसी चीज लेता हूं जो गिर जाए तो मुझे फर्क ना पड़े, ठीक है। ये बॉल है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी देता हूं। ये देखो, इसने दूसरी वाली बॉल को गिरा दिया, यानी कि इसने इस पर फोर्स लगाया तो वो बॉल डिस्प्लेस हुई, यानी कि ये वर्क कर पाया, यानी कि ये वर्क कर पाया। लेकिन सेम उतनी एनर्जी से अगर मैंने बोर्ड पे मारा तो बोर्ड हिला भी नहीं, यानी कि वर्क नहीं हुआ। तो क्या इसके अंदर एक केस में ऊर्जा है, दूसरे केस में ऊर्जा नहीं है? ऐसा नहीं है, इसमें ऊर्जा है। वो ऊर्जा कुछ जगहों पे सक्षम है काम करने के लिए, कुछ जगहों पर सक्षम नहीं है। लेकिन यहां पे सिंपल एनर्जी का मतलब है आपकी काबिलियत काम करने के लिए, आपकी क्षमता काम करने के लिए। तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि वर्क होगा ही होगा। रियलिटी को ऑब्जर्व करो, हो सकता है वर्क, अगर भाई छोटी चीज है तो कर देगा, बड़ी चीज है जिसे वो हिला भी नहीं पाया, ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। यानी कि एक पॉइंट और निकल कर आता है, जो हमें तीसरी चीज यहां पर स्टडी करनी होगी नेचर में, वो है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, और इन तीनों चीजों के साथ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी के साथ, यहां पर हमें इन सारी चीजों को एक चीज से कनेक्ट करना होगा, और वो क्या है? एनर्जी की जो हमने चीजें पढ़ी हैं, जो आज तक हम लोग स्टडी करते आए हैं एनर्जी के ऊपर, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इन चीजों को हमें इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अब हमारे पास वो रास्ता है, वो डायरेक्शन है कि हमें कहां स्टडी करनी है, कहां हमें नेचर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि यार काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक बॉडी अगर मोशन में होगी तो यस उसके पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? तो यहां पर बात यह आती है कि वर्क और ऊर्जा के रिलेशन को पहले हमें समझना होगा, उसके बाद ही हम कोई मैथमेटिकल रिलेशन बना पाएंगे, उसके बाद ही हम कोई मैथमेटिकल रिलेशन बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वर्क और एनर्जी के बीच में कनेक्शन ऑब्जर्व करना होगा नेचर में। और वो कनेक्शन क्या है कि एक बार के लिए मैं लॉसेस को भूल जाता हूं, लॉसेस को अभी कंसीडर नहीं करते हैं, आइडियल सिचुएशन में चलते हैं। तो यार जितनी ऊर्जा मेरे पास है, आम भाषा में बात करें, जितनी ऊर्जा मेरे पास है उतना ही मैं काम कर सकता हूं। सिंपल सा लॉजिक, जितनी ऊर्जा मेरे पास है उतना ही मैं काम कर सकता हूं, और जब मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मैं काम करने लायक नहीं बचूंगा, तो मैं ऊर्जा स्टोर करूंगा अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फिर जितना फूड मैं कंज्यूम करूंगा उतना ही मैं काम कर पाऊंगा। और इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर पाए, इसकी प्रमाणिकता या फिर इसकी वैलिडिटी को हम कैसे प्रूव करते हैं? इसको ऐसे समझो कि मैं कम खाना खाता हूं और मैं जिम भी जाता हूं, तो मैं वहां पर कम वर्कआउट कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे भारी डंबल्स मुझसे उठाए नहीं जाते हैं। मैं ज्यादा फूड ईट करता हूं, तो अगर आप कभी जिम गए होगे तो आपने देखा होगा जिनकी बॉडी थोड़ी ज्यादा हेल्दी होती है, जो थोड़े फैट होता है जिनके पास, वो ज्यादा बड़े डंबल्स उठा पाते हैं, यानी वो ज्यादा वर्क कर पाते हैं। तो यहां पर एक चीज क्लियरली शो हो रही है, जिसने ज्यादा एनर्जी स्टोर करी है वो ज्यादा वर्क कर पा रहा है, जिसने कम एनर्जी स्टोर करी है वो कम वर्क कर पा रहा है। तो इससे एक चीज तो क्लियर कनेक्शन मिलता है, जितनी ऊर्जा उतना काम, जितनी ऊर्जा उतना काम। अब हम यहां पे थोड़ी सी रियलिटी को भी जोड़ते हैं, लॉसेस को भी ले आते हैं कि अब हमने बिना लॉसेस के अगर बात करूं तो मान लो ऊर्जा को हम लोग है ना यूनिट देते हैं पहले जूल्स में, ठीक है। ऊर्जा को यानी एनर्जी को हमने यूनिट दिया जूल्स में। तो मान लो 100 जूल की एनर्जी है, तो मैं 100 जूल के वर्क डन करने की क्षमता रखता हूं, हो ना हो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब मैं लॉसेस को हटा दूं तो 100 जूल की एनर्जी है तो मैं 100 जूल का वर्क डन कर लूंगा, ठीक है। अब यहां पर दूसरा केस, लॉसेस को अगर मैं कंसीडर कर लूं तो 100 जूल का वर्क एनर्जी है मेरे पास, तो मैं 100 जूल का वर्क कर सकता हूं, लेकिन कर मैं सिर्फ 60 का पाया क्योंकि 40 लॉस हो गए, ठीक है। जैसे अगर मैं 100 जूल की एनर्जी इस दीवार को ढकेलने में लगा दूं तो पूरी 100 जूल वेस्ट हो गई। मैं तब तक ढकेल रहा हूं जब तक मैं थक के हार ना मान लूं, तो मेरी पूरी 100 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, वर्क डन जीरो हुआ। तो यहां पूरा का पूरा लॉस क्या हो गया? पूरी की पूरी एनर्जी लॉस में चली गई, वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा भी ढकेल पाया, थोड़ा भी ढकेल पाया, मान लो मेरे अंदर 100 जूल की एनर्जी से मैं इसको 1 मीटर ढकेल सकता हूं, लेकिन आधा मीटर ढकेल पाया, जिसको मैं 50 जूल वर्क मान लेता हूं। तो 50 जूल में वर्क कर पाया, 50 जूल मेरा लॉस हो गया। तो यहां से एक समीकरण तो हमें मिल गया, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस लॉस, वर्क डन प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। ये देखो यहां पर ये समीकरण हमारे पास क्लियरली निकल कर आ रहा है कि भाई जितनी ऊर्जा उतना काम, ठीक है, प्लस जितनी ऊर्जा उतना काम अगर लॉस नहीं है, और अगर लॉस है तो जितनी एनर्जी आपने जितना काम किया और जितना लॉस किया उसके बराबर होगा। तो ये समीकरण से हम यहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई हम एनर्जी और वर्क का क्या रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि भाई आपके पास जितनी एनर्जी है उतना ही आप काम कर सकते हो। कितना सिंपल है ना ये बात जानना। डे टू डे लाइफ से हमें ये बात समझ आ रही है, और हम यहाँ डेरिवेशन ढूंढते रहते हैं कि भाई क्या डेरिवेशन होगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे ढूंढना है। अब इस फॉर्मूले को ढूंढने के लिए ऑब्वियसली मुझे लॉस को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि लॉस अगर रहेगा तो मैं सही समीकरणों को नहीं खोज पाऊंगा। क्यों नहीं खोज पाऊंगा? कि भाई जितनी एनर्जी इसके पास है, सपोज करते हैं हम लोग वो केस कि इतनी एनर्जी से जो जितनी एनर्जी उतना काम,
तो तभी आप वो फॉर्मूला ढूंढ पाओगे। अगर लॉस हो गया तो लॉस के लिए आपको फिर एक पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर एनर्जी के फॉर्मूले को ढूंढना पड़ेगा। तो आप एक इमेजिनरी सिचुएशन लो जहां पर लॉसेस है ही नहीं, तो आपका जो वर्क डन होगा वही एग्जैक्टली आपके एनर्जी के बराबर निकल कर आएगा। विदाउट लॉस आपके पास जब कोई लॉसेस नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर मौजूद नहीं है जो आपके एनर्जी को लॉस कर रहा हो, तो उस केस में एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहां से हमें मिल गया वो पैरामीटर कि भाई हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं। तो जितना यहां काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, उतना ही यहां पर वर्क डन होगा। तो अब लेकिन ये फॉर्मूला निकालने से पहले मुझे यहां पर एक चीज को समझना भी होगा, एक चीज को समझना भी होगा, और वो क्या है कि मान लो मेरे पास अभी जो ऊर्जा है, मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मेरे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर और पैरामीटर्स, अभी इतना काफी नहीं है, थोड़ा और डिटेल में हमें नेचर को ऑब्जर्व करना होगा कि मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्वियसली मेरे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, यानी कि जो उसमें फॉर्मूला आएगा उसमें वेलोसिटी तो होने वाला है, ठीक है। ये तो श्योर है, ये बात तो श्योर है। अब यहां पर यह बात आती है कि जब मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, नेचर से ही बात करूं, मेरे पास अभी ज्यादा वेलोसिटी है और मैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा गया, मैं ये मेरी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी से टकराई, अभी मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, लेकिन जब मैं इससे टकरा गया, ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी अब टाइम के साथ कम होनी स्टार्ट हो गई। लेट से अब वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान यहां पर वर्क हुआ है, और मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है मेरी वेलोसिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले मेरे पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, अब मेरे पास कम काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर हम इस चीज को इस तरह से देखेंगे कि भाई एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ना लिख के हम इसको और प्रिसाइज वे में लिखें कि हम ये कहें एनर्जी एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि पहले वाले केस में हमको ऐसा लगने लगा था कि भाई अगर 100 जूल की एनर्जी है तो वर्क भी 100 जूल का होगा। भाई मेरे पास 100 जूल की एनर्जी है, बट अभी मैं 20 जूल का ही काम कर रहा हूं, तो 80 और 100, 100 में से 80 गया, वो मेरा वर्क डन के बराबर होगा। तो इसलिए जो क्लियर पैरामीटर है अब वो क्या निकल कर आया, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। ये एक प्रिसाइज और एक क्लियर पैरामीटर निकल कर आ रहा है नेचर में ऑब्जर्व करने के बाद। और अब देखो, अब हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढने के लायक बन चुके हैं। और अब हम इसको कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये यानी कि मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसी डायरेक्शन का। तो अब मैं यहां पर, और मुझे इसको किसके साथ रिलेट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड, मैं कौन सी एनर्जी को देखना चाह रहा हूं, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी को देखना चाह रहा हूं, यानी कि इसका रिलेशन मुझे वेलोसिटी के साथ चाहिए। तो अब मैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जो ज्ञान मेरे पास है, क्योंकि भविष्य में क्या पढ़ने वाला हूं ये तो मुझे पता नहीं है, तो अपने अतीत में ही खंगालूंगा मैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का और वेलोसिटी का रिलेशन कैसे लेकर आऊं। तो यहां पर फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का रिलेशन मिल नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, फोर्स को भी टुकड़ों में तोड़ा। फोर्स किसके बराबर होगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन के बराबर होगा। तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन है मेरे पास। अगर, और ये कौन से केस में वर्क करेगा, ये भी ध्यान रखना, ये उसी केस में वर्क करेगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो समीकरण मैं यहां लिखने वाला हूं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वो रिलेशन है जो मैं अपने अतीत में खंगाल पाया, जो ज्ञान मेरे पास है उस चीज की मदद से। क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन भी है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से लिखता हूं, ठीक है। तो एस की जगह मैंने यहां पर डी लिख दिया। तो अब इसका मुझे ये फायदा मिला, मास तो एक स्केलर नंबर है, इट इज जस्ट अ क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। अब मेरे पास वो समीकरण आ गया, एफ डी और वी के बीच में रिलेशन आ गया। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस 2 ए मल्टीप्लाई एम को मैं लिखता हूं एफ मल्टीप्लाई डी। और अब आप जानते हो, ये बात तो आपको क्लियर है कि भाई ये समीकरण कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए काम करता है, यानी कि ये वाला जो हम यहां पे फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। और दूसरी चीज, जहां एक्सीलरेशन है डिस्प्लेसमेंट भी वहीं होता है, ये समीकरण उसी दिशा के लिए काम करेगा। तो एफ और डी पैरेलल होगा यहां पर, यानी कि यहां पर आप बेसिकली, अगर मान लो आप कोई दूसरा फोर्स ले रहे हो जो इस डायरेक्शन में है बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आप यहां पे सिंपली एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख दो, बात तो वही आएगी। क्योंकि एफ डॉट डी करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल कर आ जाएगी। तो अब जो हमें यहां पर देखने को मिला वो ये समीकरण आ गया। तो मुझे क्या चाहिए, वर्क डन। तो मैं इसको देखूं, व्हाट इज दिस, दिस इज माई वर्क डन। ये किसके बराबर है, मेरे वर्क डन के बराबर है। और अब देखो यहां पर इस समीकरण को देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा, वर्क डन के लिए अगर मैं इसको लिखूं तो इस एम यू स्क्वायर को यहां ले आता हूं, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क डन। अब इस 2 को यहां से हटाते हैं
2 को यहां से हटाते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं दोनों को, तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन। और जो चीज मैंने नेचर में ऑब्जर्व करी है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं क्या कहता हूं, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास v वेलोसिटी थी तो मेरी ऊर्जा इतनी थी, जब मेरे पास u वेलोसिटी है तो मेरी ऊर्जा इतनी है, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू माई एनर्जी कंज्यूम्ड। पहले 100 जूल की एनर्जी थी, अब 80 जूल की एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, 100 माइनस 80। यहां पे फाइनल 80 है, इनिशियल 100 है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो भाई यहां पर आपके पास क्या, इनिशियल माइनस फाइनल आया, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल आया। तो यहां पर ये मेरी इनिशियल एनर्जी है, ये मेरी फाइनल एनर्जी है, लेकिन मुद्दा क्या आता है, ये मेरी वो वेलोसिटी है, ये मेरी वो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पर मेरे पास इतनी ऊर्जा थी, अब मेरे पास इतनी ही वेलोसिटी बची है, तो ये मेरे पास अभी इतनी ही ऊर्जा है, तो दिस माइनस दिस इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये बन गया मेरे पास स्पेसिफिकली किसका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और हां, ये डेरिवेशन नहीं है, ये डिस्कवरी है, क्योंकि आपको थोड़ी पता था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, जो आप डिराइव करके यहां तक पहुंचे। आपने तो भाई इनके बीच में जो जो चीजें आपके पास रियलिटी में दिख रही थी, उनके बीच में जो रिलेशन पता था उसके जरिए मैथमेटिकली बात करी, वर्क डन निकाला, तो वो एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर आता है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिस्कवर किया है, आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ढूंढा है। तो यहां पर जब आपकी वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, जब वेलोसिटी u है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को फाइनली ढूंढ लिया, ठीक है, डिराइव नहीं किया, ढूंढ लिया। तो भाई काइनेटिक एनर्जी, ये यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर, जो आपकी वेलोसिटी होगी वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। कितना आसान सा समीकरण यहां पर निकल कर आ गया। देखो, है ना मजेदार चीज, और है ना कितनी आसान सी चीज, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेचर से बात करने से हमें चीजों को समझ पाते हैं और समझ सकते हैं उसको। अब क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, तो अब मैं यहां पर चीजों को थोड़ा और डेप्थ में, क्योंकि अब फाइनली मैं एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन जानता हूं, इनके थ्योरम को जानता हूं, जितना वर्क उतनी एनर्जी। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी को ढूंढ लिया है, तो अगला पड़ाव मेरा पोटेंशियल एनर्जी के लिए होगा, और उसके साथ साथ मुझे एक ऑब्जर्वेशन और करनी है। वो कैसे करेंगे भाई, वर्क को ही ऑब्जर्व करते रहेंगे, लोगों के कोलिजन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या डेटाबेस निकल कर आ रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नई नई चीजों को डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर यह चीज तो क्लियर है कि भाई यहां पर इसको रब कर देता हूं अभी, ठीक है। यहां पर यह चीज तो क्लियर है कि भाई वर्क के जरिए, ठीक है, जितना आप एनर्जी कंज्यूम करोगे वो आपके वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम ये निकल कर आती है, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स वर्क डन, ठीक है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो नेचर से हमने निकाली, आप फिजिक्स कहने को आप फिजिक्स की किताब में पढ़ रहे हो, बट ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेचर से ऑब्जर्व करके हमने ये निकाला, हमने निकाला वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर हमने क्या ढूंढ के निकाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमने निकाला। अब यहां पर हम इन्हीं चीजों को फिर से ऑब्जर्व करते हैं, कोलिजन्स को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसके पास v वेलोसिटी है, तो इसके पास ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां पर क्योंकि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। यहां पर ये चीज हम, इस चीज को भी हमने फील किया, ठीक है। तो भाई आपके पास v वेलोसिटी है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है। क्योंकि ये स्केलर है तो फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेलोसिटी इस दिशा में हो तो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो तो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हम इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि ये जाएगा और इससे टकराएगा, ये जाएगा और इससे टकराएगा, ठीक है। अब ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ठीक है, ए मूव करता हुआ गया, यहां पहुंचा और यहां पर हो गया मेरे पास कोलिजन, ठीक है। अब इस कोलिजन के दौरान, ठीक है, ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब इस फोर्स की वजह से इनके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। क्या पता कुछ नया ज्ञान मिल जाए, उस चीज को देखते हैं। अब मान लो ए ने बी को हिट किया और जिसकी वजह से बी अभी रेस्ट पे है, तो बी में मोशन आया, बी मूव करना स्टार्ट कर गया। क्योंकि बी मूव करना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब जीरो वेलोसिटी से एक वेलोसिटी तक ये पहुंचा है, तो इसका मतलब कि इसने एक्सीलरेट किया है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि ए ने बी पर फोर्स लगाया है, ठीक है। अब यहां पर ए की जो वेलोसिटी है अभी v है, ऑब्वियसली आगे चल के कम होने वाली है। जितनी वेलोसिटी से आप जा रहे हो, किसी से टकराओगे तो रियलिटी में देखो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहां कहते हैं कि भाई ए की वेलोसिटी कम हो गई u, और बी की वेलोसिटी जो है वो भी u ले लो, हम ये वो परिस्थिति ले लेते हैं
जब दोनों टकराए और एक साथ सेम वेलोसिटी से जाने लगे। ठीक है, तो अब देखो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज को देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉक्स को अगर मैं देखूं तो वो क्या हुई है, ठीक है, प्रेजेंट को देखूं तो वो रिड्यूस हुई है। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को देखो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, पहले वो रेस्ट पे था, अब वो मोशन में है, तो ऑब्वियसली बी की काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। काइनेटिक एनर्जी जो बी का है वो इंक्रीज हुआ है। अब बारी आती है फोर्सेस की, तो भाई मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। यू वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रहा है। इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो आगे की तरफ हो रहा है। अब कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा पैरामीटर्स और हैं जो उसको सोचो। जब ये ए आ रहा है, बी से टकराएगा, तब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी अभी ज्यादा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस बात को समझना। अभी ये 10 से 5 0 सेकंड में थोड़ी आएगा, कुछ टाइम लेगा। जब तक इसकी वेलोसिटी 10 है, ये इसको पुश करता रहेगा, जब तक इसको पुश करेगा तब तक फोर्स लगेगा। उस पुश की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी। अभी 0 है, 10 है, टाइम के साथ इसकी 1 होगी, इसकी 9 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 8 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 6 होगी, और फिर इसकी 5 होगी, और इसकी भी 5 हो जाएगी। तो जब तक इसकी वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी ए से कम है, तब तक ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। जब इनकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, इनके बीच में जो पुश करने वाला काम है वो खत्म। भाई जब आप सेम वेलोसिटी से जा रहे हो तो आप थोड़ी ना एक दूसरे को हिट कर रहे हो। हिट तो आप तब कर रहे हो ना जब आप इससे तेज चल रहे हो, तभी आप उसको हिट कर रहे हो। तो इसका मतलब कि भाई यहां पर फोर्स तब तक लगेगा, फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक लगेगा जब तक कि इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। तो मैं यहां यू ना रखूं, मैं यहां पे कहूं कि यहां पर एट एन इंस्टेंट अभी v है, यहां 0 है। इतना डिस्प्लेसमेंट होते होते जब a और b दोनों ने इतना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब इनकी वेलोसिटी u हो गई है। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में कोई लॉस नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। जितनी काइनेटिक एनर्जी यहां, उतनी काइनेटिक एनर्जी यहां। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स तो अब लगना स्टार्ट हुआ है, फोर्स ने तो लगना अब स्टार्ट किया है। तो जब फोर्स लगेगा तभी वर्क डन होगा ना। तो बिना फोर्स के आप काइनेटिक एनर्जी, बिना वर्क के नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यहां पर, और वर्क आपका बिना फोर्स के हो नहीं सकता है। तो यहां से यहां तक अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो भाई इस दौरान ही फोर्स लगा है। जैसे ही इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, फोर्स लगना बंद हो गया। तो ए बी पर फोर्स लगा रहा है और बी ए पर फोर्स लगा रहा है। न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के हिसाब से जितना फोर्स ए बी पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स बी ए पर लगा रहा है यहां पर। ठीक है, तो अब कितना फोर्स लगा रहा है ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी बात यहां पर यह आती है, ए बी पर फोर्स लगा रहा है, बी ए पर फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं बनाता हूं जो ज्ञान है हमारे पास। भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हमने क्या सीखा है, ये ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए के फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या दिखाओगे, वो फोर्सेस जो ए पर लग रहे हैं। तो ए पर बी फोर्स लगा रहा है, तो भाई यहां पर हो गया एफ बी, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो मैं यहां पर लिखता हूं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये बस बोलने का तरीका हो गया मेरा। ठीक है, और इस दौरान ये फोर्स कब तक लगा, जब तक आपने कोई डी डिस्प्लेसमेंट किया। जब तक ये फोर्स लगा, मान लो आपने डी डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डी डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां पर वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन ऑन ए पर जो वर्क डन हुआ बाय बी। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स कौन लगा रहा है, बी, तो वर्क किसका होगा, जो फोर्स लगा रहा है वर्क वो कर रहा है ना। तो वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू एफ वेक्टर ए बी डॉट डी वेक्टर। अब फोर्स कहां है और डी कहां है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर जो मेरा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी, नेगेटिव मल्टीप्लाई क्यू टी वाई। क्वांटिटी यहां पर लिख दिया, फोर्स की जो भी वैल्यू होगी, डी की जो भी वैल्यू होगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा मेरा नेगेटिव आएगा। तो मुझे यहां पर नेगेटिव से मतलब है। तो ऑब्वियसली आपने क्या देखा, यहां पर ए पे जो वर्क डन हुआ दैट इज योर नेगेटिव वर्क डन। अब इसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं बी को। तो अगर मैं बी को ऑब्जर्व करूं तो मैं एफ बी डी अगर बी का बनाऊं तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो कहां लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहां है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाई ए, वर्क डन बाई ए जो है, ठीक है, वर्क डन बाई ए ऑन बी कह लो, बी ऑन ए कह लो, इस तरह से। लेकिन ये बोलने से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहां पर खुद फील करना है कि भाई कौन किस पे वर्क डन कर रहा है। ऑब्वियसली बी पर वर्क डन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ये बात मायने रखती है, लिखने का तरीका तो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाई ए ऑन बी इज इक्वल टू एफ बी ऑन ए डॉट डी वेक्टर। और यहां पर दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, अब हम यहां पर उन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं जो बातें हम जानते हैं। वो क्या है, हम जानते हैं कि भाई
एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बेशक अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए। यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है। डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम है क्योंकि दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट तक एक दूसरे को टच किया है, तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये जो भी होगी सेम होगी। बस यहां पर आपने क्या नोटिस किया कि ए पर जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव वर्क डन हुआ, ठीक है, और सेम क्वांटिटी में पॉजिटिव वर्क डन हुआ आपके बी पर। और अब इसी चीज को इसके साथ उठा लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो है वो रिड्यूस हुई है और ए पर जो वर्क डन हुआ है दैट इज योर नेगेटिव, बी पर जो वर्क डन हुआ है दैट इज योर पॉजिटिव। तो अब देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हो? जिस पर नेगेटिव वर्क डन होता है, जिस पर नेगेटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी लॉस करता है, या फिर आप कह लो उसकी एनर्जी कम होती है। जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होता है वो एनर्जी गेन करता है। अब रियल लाइफ के साथ जोड़ते हैं। ईट जो थी, मान लो मैंने ईट को यहां से पुश करना स्टार्ट किया, मान लो एक बॉक्स है, मैंने उसको पुश करना स्टार्ट किया, फ्रिक्शनलेस सतह है, ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी लेकर आऊंगा, दौड़ता हुआ आऊंगा, फ्रिक्शन नहीं है तो मैं अपने आप को मोशन दूंगा, उस मोशन की वजह से मैंने उसको हिट किया, मैंने फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसने एनर्जी गेन कर ली। लेकिन मैंने वर्क किया तो मैं अपनी एनर्जी लूज करूंगा, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी लूज करूंगा, तो मुझ पर कौन सा वर्क डन हो रहा है? नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। यानी कि क्योंकि मैं जिसको पुश कर रहा हूं वो मुझे फोर्स लगा रहा है, वो मेरी वेलोसिटी को कम कर रहा है, तो मुझ पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, आई एम लूजिंग एनर्जी, बट दैट बॉक्स इज गेनिंग एनर्जी, दैट बॉक्स इज गेनिंग एनर्जी। तो इसका मतलब जितना मैं लूज कर रहा हूं उतना वो गेन कर रहा है। और इससे यह पता चलता है कि वर्क इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल सा लॉजिक भाई, इसके पास ज्यादा एनर्जी थी लेकिन अब कम हो गई, इसके पास कम एनर्जी थी वो बढ़ गई। अब अगर हम इसको मैथमेटिकल समीकरणों के साथ जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चला कि एनर्जी आपकी कंजर्व होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी ए के पास थी उतनी ही एनर्जी ए और बी दोनों के पास टोटल जोड़ा गया तो मिला। 100 जूल लेके बैठा था, यहां पे 50 जूल हो गया, तो यहां पे लॉस इसने कितना किया? 50 जूल का, क्योंकि इसने काम किया। अब इसने काम किया तो ये 50 जूल लूज कर गया, बट जिस पे काम किया वो 50 जूल गेन कर गया। अदर लॉसेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वर्क इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और ये वाला ज्ञान आपको थर्मोडायनामिक्स में बहुत काम आएगा, क्योंकि वो एनर्जी का ही चैप्टर है, एनर्जी का ही पार्ट है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी चीज को आप वहां पे स्टडी करने वाले हो। और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन्हीं सब चीजों का आपको वहां पर यूज करना है। और यही ज्ञान, यही ऑब्जर्वेशन पूरी एंटायर फिजिक्स के अंदर सबसे खतरनाक टॉपिक जो एंट्रोपी है वो भी आपको समझाएगा। तो ये आपके बेस को रेडी करेगा। सही ऑब्जर्वेशन करोगे तो आगे आने वाले चैप्टर जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है वो भी आसान बन जाएंगे। राइट डायरेक्शन में हमें बात को समझना है। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लैरिटी मिल गई कि जिस बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। और ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये रियलिटी है। इन चीजों को ऐसे याद मत कर लेना कि यार जिस पे नेगेटिव वर्क डन होगा उस वो एनर्जी लूज करेगा, जिस पे पॉजिटिव वर्क डन होगा वो गेन करेगा ना। दैट्स एन ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन को समझो, तभी तो आप इंजीनियरिंग की दुनिया में जब कुछ क्रिएट करने जाओगे तो आपको पता होगा आई नीड टू प्रोड्यूस अ बॉडी विच कंटेन्स एनर्जी, और इसको लूज करना होगा, और ये लूज करेगा तो जो गेन करेगा उस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, और मुझे उससे काम कर उस पर काम करना है, उसको मोशन में लाना है ताकि वो आगे कुछ और काम कर सके। मशीन में सब इंटरकनेक्टेड होता है, यही आपके मशीन्स को डिजाइन करने में मदद करेगा। ये कहानी, ये जो एनर्जी के साथ आपका रिलेशन है और वर्क के साथ आपका रिलेशन है, इसी से तो आप एक मशीन को बनाओगे। कार को देखो, वो स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ही तो कन्वर्ट कर रही है। प्लेन्स एनर्जी की मदद से ही तो उड़ पा रहे हैं। रॉकेट एनर्जी कन्वर्जन की वजह से ही तो फ्यूल के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में तब्दील ही तो कर रहे हैं। एनर्जी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें कोई भी काम करना है तो हम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो फूड के अंदर होता है उसके जरिए जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, स्टोर करते हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तभी तो हम कोई काम कर पाते हैं। दैट इज द थिंग। और यही से तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन चक्र यहां पर इस पृथ्वी पर चल रहा है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जहां भी जीवन होगा, हर जगह सिर्फ जीवन ना भी हो, एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, आपके प्लैनेट सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, ये सब, ये जो पूरा काल चक्र है, ये ब्रह्मांड का चक्र है। हर चीज ऊर्जा से ही तो जुड़ी है, ऊर्जा के आदान प्रदान से ही तो जुड़ी है। और ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात दोबारा उठेगी जब हम एंट्रोपी को पढ़ेंगे। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि एंट्रोपी जिसने समझ ली उसने पूरे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना उसके समीकरण को समझ लिया। इस दुनिया में एक इंसान कुछ इंसान गलत बिहेव करते हैं, कुछ इंसान सही बिहेव करते हैं, उसके पीछे का कारण भी अगर आपको जानना है तो एंट्रोपी आपको जवाब देगी। इस दुनिया में कोई भी काम क्यों हो रहा है उसके पीछे के राज को समझने के लिए एंट्रोपी आपको मदद करेगी। 11th की एंट्रोपी उतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन यहां से सही शुरुआत करोगे तो उस एंट्रोपी को समझ के इस पूरे ब्रह्मांड के राजों को आप समझ सकते हो। यकीन मानो, ऐसा मेरा मानना है
जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राजों को समझ रहे होंगे ना, जब हम गॉड लेवल पे पहुंच रहे होंगे विज्ञान के अंदर, जब हमें ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि हम पूरे विज्ञान को समझ चुके हैं, तो उसमें सबसे ऊपर कोई खड़ा होगा ना, तो वो एंट्रोपी खड़ा होगा। ऐसा मेरा मानना है। एंट्रोपी और एनर्जी ये दो चीजें हैं। वैसे एंट्रोपी एनर्जी से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सबसे टॉप पर एंट्रोपी होगा। ये सच में मेरा मानना है, क्योंकि एंट्रोपी मुझे बहुत फैसिनेट करता है। इसको जानने से हर वो चीज समझ आती है, इवन ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है एंट्रोपी की वजह से। ठीक है, तो इस चैप्टर का इतना गहरा कनेक्शन है आप लोगों के साथ। हर चीज इस दुनिया में जो हो रही है दैट इज फिजिक्स, और उस फिजिक्स को समझने के लिए वर्क समझना है। काम, हर चीज जो कर रहे हैं वो काम है। काम के साथ काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा है हमारे पास। तो ऊर्जा का लेन देन ही चल रहा है पूरी धरती पर, हर जगह। यही वो चीज है जिस चीज से हमें कनेक्ट करना है। तो अब देखो, तो भाई यहां पर हमने क्या देखा? जिस पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है, और जिस पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये इन्हीं चीजों के ऊपर तो हमें बस प्रश्न बनाकर दे दिए जाते हैं, और हम ये चीजों को टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बातों को लेकर चलते हैं। कभी याद रहती है, कभी नहीं याद रहती है, क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, और आसान सी ऑब्जर्वेशन करके जिस चीज को हम सीख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को बार बार रट रट के वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से, उस परिस्थिति से हम कनेक्टेड नहीं है, और जब कनेक्टेड नहीं है तो गलती होगी ही होगी। ठीक है, चलो। तो देखो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि यहां पर, ठीक है, अगर आप पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, दैट बॉडी, यहां पर मैं कैसे लिखूं? दैट बॉडी, ऊपर लिख देता हूं, दैट बॉडी, जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, दैट बॉडी विल गेन एनर्जी, गेन एनर्जी। ठीक है, यहां लूज एनर्जी जब मैं लिखूंगा तो मतलब ये नहीं कि वो लॉस हो रहा है, जो उसके पास है उससे कम हो रहा है, तो लूज लिखूंगा, लॉस्ट नहीं लिखूंगा। जिस पर नेगेटिव वर्क डन होगा, दैट बॉडी, सेम, दैट बॉडी विल लूज एनर्जी, डबल एन ओ लिख दिया, लूज एनर्जी। तो ये हमारी अगली फाइंडिंग हो गई। अब बारी आती है यहां पर अपने लास्ट पार्ट को समझने की, जो कि है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने जो कुछ भी इस दुनिया में देख सकते थे हमने देखा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को भी हमने समझा। अब बारी आती है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को समझने की। ठीक है, तो यार ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको समझने के लिए क्या इसका कोई एक फॉर्मूला है? नहीं, हर परिस्थिति में ये अलग अलग है। स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी बॉडी को उठाते हो, ठीक है, किसी बॉडी को उठाते हो, तो उसके अंदर कितना स्टोर हुआ है, फूड के अंदर एनर्जी कितनी अमाउंट में स्टोर हुई है, तो समीकरण अलग होंगे, लेकिन मतलब और मकसद उसका वही रहेगा। जितनी ऊर्जा उतना वर्क डन आप कर सकते हो। तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वर्क करने के लिए ऑब्वियसली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क नहीं करता है। पॉइंट को समझना, फूड मैंने खा लिया, मैंने उसको अपने शरीर में स्टोर कर लिया, वो स्टोर्ड एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, उस एनर्जी को यहां काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, यहां पर एक बॉल है। ठीक है, ये ले ली मैंने बॉल। अब इस बॉल को मैं अर्थ सरफेस पे एक हाइट तक ले गया। ठीक है, एक हाइट तक ले गया। अब अगर मैं यहां पर इस चीज को देखूं, जब मैं इसको हाइट पे ले गया, ठीक है, पहले मान लो मैंने छोटी हाइट पे रखा, यहां रखा, और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो मैंने यहां पर इसकी वेलोसिटी को नोटिस किया, जो कि v1 थी। थोड़ी और हाइट पे ले गया, फिर ड्रॉप किया, तो मैंने देखा इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब यहां पर वेलोसिटी v2 है, ऑब्वियसली v2 इज ग्रेटर देन v1। तो भाई यहां पर मैं अब इस वेलोसिटी को एनर्जी के साथ अगर देखूं, तो भाई यहां पर जब ज्यादा वेलोसिटी मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ज्यादा हाइट अगर आप उसको दे रहे हो, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा हाइट देने पर वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, क्योंकि एनर्जी उग तो रही नहीं है, एनर्जी आ रही है, और ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जा रहा है, इसको ऊपर आप लेकर जा रहे हो। तो पॉइंट को समझना, आप जिस पर पॉजिटिव वर्क डन करोगे वो बॉडी एनर्जी गेन करेगी। अब आप यहां पर ऐसे देखो इस चीज को कि भाई ये यहां पर ये बॉल रखी है, इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी डिस्प्लेस भी ऊपर हुई, और जब ये ऊपर डिस्प्लेस हुई तो इसने क्या स्टोर करी? एनर्जी गेन करी। स्टोर नहीं बोलते हैं अभी, इसने इस पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ, तो इसने क्या किया? एनर्जी को गेन किया। अब यहां पर बात आती है कि यार इसने फिर काइनेटिक एनर्जी गेन क्यों नहीं करी, यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहा हूं? तो इस बात को हमें थोड़ा और गहराई से नेचर में फील करना होगा। हाँ, इससे लेक्चर थोड़ा सा और लंबा होगा, लेकिन बात पूरी समझ आएगी आपको, तो उस बात को समझना। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं होता, और मैं उस पर फोर्स लगाता, तो ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता। लेकिन इस वक्त जब मैं इसको हाइट पर लेकर जा रहा हूं,
ठीक है, तो जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऑब्जर्व करो, यहां पर ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। तो जब मैं किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई अदर फोर्स नहीं है उस पर, ये एक्सटर्नल ना कह के अदर कह लो, कोई अदर फोर्स नहीं है उस पर, तो उस केस के अंदर बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है। लेकिन यहां पर मैं वर्क डन कर रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, और यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी दे दी उसे, मैं देख पा रहा हूं कि भाई जितना मैंने उसके अगेंस्ट वर्क किया है उतना उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि वो नीचे आने पे देखो वो एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसको मिल रही है बिना कुछ वर्क किए। अब नीचे लाते वक्त तो मैंने कोई वर्क नहीं किया ना, तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एनर्जी यहां पर वो चीज उसमें काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अब यहां पर दो पैरामीटर्स और निकल कर आते हैं कि यार आपने तो पॉजिटिव वर्क डन किया लेकिन ग्रेविटी ने यहां पर नेगेटिव वर्क डन किया, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैसे हुई? क्या इसके अंदर कुछ जाके बस गया? ऐसा नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, इन्हीं चीजों से और डिटेल में समझना होगा ताकि हम इसका विज्ञान में यूज कर पाए। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से चलूं तो जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा, मान लो ये वो बॉल है, मैंने इस बॉल पे, ठीक है, इस बॉल के पास, ठीक है, हम लोग एक है ना फैंसी सा वर्ड भी यूज करते हैं, इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन किया हमने जिससे इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पता नहीं क्यों हम इतना शो ऑफ करते हैं। आसान भाषा में समझो, आपके पास पहले से, आपको मैं पहले से 5 रुपए दे देता हूं और फिर हर एक मिनट एक एक दो दो एक एक रुपए देता रहूंगा अगले 10 मिनट तक, तो अगले 10 मिनट के बाद आपके पास कितने रुपए आ गए? आपके पास हो जाएंगे 15 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो स्टार्टिंग में 5 रुपए दिए थे वो मैंने ले लिया, तो मैं पूछूं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड मैंने आपको कितने रुपए दिए, तो जवाब होगा 10 रुपए। ठीक है, तो अब ऐसा करो कि भाई यहां पर एक इसको बहुत 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 छोटी सी एक वेलोसिटी दे दो, बहुत छोटी सी वेलोसिटी दे दो, ठीक है, ताकि आप जो ऊपर फोर्स लगा रहे हो वो नीचे जो mg है उस फोर्स के बराबर लगा सको। ठीक है, क्योंकि क्यों करना है ऐसा, इस बात को समझते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं, एक छोटी सी वेलोसिटी दे दी, बहुत छोटी सी वेलोसिटी, ठीक है, ताकि क्या हो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए। क्यों? आपने जो ऊपर फोर्स लगाया है वो नीचे लगे हुए फोर्स के बराबर है, वो क्या है, नीचे लगे हुए फोर्स के बराबर है। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर आपके ये फोर्सेस, मान लो एफ आपका mg से बड़ा होगा तो आपके पास एक नेट फोर्स होगा ऊपर, और जब आप नेट फोर्स होगा ऊपर तो बॉल एक्सीलरेट करेगी, और बॉल एक्सीलरेट करेगी तो आपके वर्क की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। यस, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। तो शुरू में दिया हुआ 5 रुपए वो बहुत छोटी सी वेलोसिटी है, बहुत छोटी सी वेलोसिटी आपने दे दी, जिससे क्या होगा कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक हाइट अचीव करेगी। ठीक है, तो इसने यहां पर मूव करते 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 करते, ठीक है, ये हाइट को इसने अचीव कर लिया। मान लो ये हाइट अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है, तो इसने ये हाइट अचीव कर ली। अब उससे वो काइनेटिक एनर्जी छीन लो जो आपने मैंने आपको पहले 5 रुपए दिए, फिर हर मिनट आपको एक एक रुपए दिया अगले 10 मिनट तक। ठीक है, तो आपको मैं 10 रुपए ही देना चाहता था, पहले 5 रुपए दिए, फिर 10 रुपए दिए, फिर 5 रुपए आपसे वापस ले लिए। अब वो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां से इमेजिनरी काइनेटिक एनर्जी थी वो छीन लिया मैंने यहां से। ठीक है, कि भाई 5 रुपए दिए थे, 5 रुपए मुझे वापस कर दो। तो यहां पर जो मैंने वर्क डन किया उसकी वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आई। ठीक है, अब मेरे वर्क डन को देखो, मैंने जो फोर्स लगाया है दैट इज mg, मैंने जो फोर्स लगाया है दैट इज mg, ठीक है, और मैंने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी है दैट इज h। मेरा mg फोर्स कहां है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर। सो दिस इज माई वर्क डन, वर्क डन बाई मी, तो मैं यहां पे ME लिख देता हूं, वर्क डन बाई मी। और ये पॉजिटिव वर्क डन है, तो जिस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब हम यहीं पर ना, हम यहीं से बस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डीप नॉलेज हमारी कहीं ना कहीं यहां पर गलत हो जाती है। हम भूल जाते हैं ये बात, सही सवाल नहीं उठाते हैं, और क्योंकि सही सवाल उठाएं तो हमारा ज्ञान में और वृद्धि हो, उसमें शुद्धिकरण होगा। हम बस इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी शुद्धिकरण करते हैं, उसको और प्रिसाइज बनाते हैं। तो अब अगर मैं यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल को देखूं, वो भी तो है भाई यहां पर, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यानी कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी अगर मैं देखूं तो यहां mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसने जो वर्क किया है दैट इज माइनस mgh। ठीक है, माइनस mgh के बराबर किया है। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये जो बॉल है, इस बॉल पे जब पॉजिटिव वर्क डन हो रहा था तो इस बॉल को एनर्जी गेन करनी चाहिए थी, इस बॉल पर जब नेगेटिव वर्क डन हुआ तो इस बॉल को एनर्जी लूज करनी चाहिए थी। तो भाई जितना गेन उतना लूज, जितना गेन उतना लूज। तो क्या इस बॉल ने एनर्जी गेन करी? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहां पर इसने कोई एनर्जी लूज नहीं करी है, सॉरी गेन नहीं करी है, ना लूज करी है। थोड़ा सा प्रोसेस में, फ्लो में वो हो गया। ऐसा समझो जितना गेन किया है मेरी वजह से उतना ही इसने लूज कर दिया ग्रेविटी की वजह से, इस बॉल ने, क्योंकि हम दोनों बॉल पे ही वर्क कर रहे हैं। तो मैंने उसको एनर्जी दी,
ठीक है, लेकिन ग्रेविटी ने वो एनर्जी छीन ली। ठीक है, तो यहां पर ऐसा समझो कि मैंने आपको 5 रुपए दिए, वो 5 रुपए आपके दोस्त ने आपसे छीन लिए। ठीक है, तो देखा जाए वो 5 रुपए अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आपके दोस्त के पास है। वो किसके पास है? आपके दोस्त के पास है। अब अगर आपको वो 5 रुपए खर्च करने हैं तो आपको अपने दोस्त से बोलना पड़ेगा, भाई तेरे को दोस्ती का वास्ता, मुझे 5 रुपए दे, मुझे उसका काम है, मुझे वर्क करना है कोई। तो अब जब मैं अपना हाथ यहां से हटा लूंगा तो ये जो 5 रुपए ग्रेविटी के पास पहुंच गए हैं ना, मैं तो प्लस में हूं ना, मैं तो प्लस में दे रहा हूं आपको पैसे, आपने वो पैसे ग्रेविटी ने छीन लिए आपके पास, यानी कि वो पैसा स्टोर कहां है? गुरुत्वाकर्षण के पास स्टोर है, यानी कि उस अपोजिंग फोर्स को लगाने वाली बॉडी ने उसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब वो आपको वो 5 रुपए देना स्टार्ट कर देगी और आपके पास वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। उस 5 रुपए से जो आप खरीदी करना चाहते थे, यानी कि उस स्टोर्ड एनर्जी से जो आप काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहते थे, वो बनेगा। यानी कि इस पॉइंट पर आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी किसके पास है? या फिर आप कह लो, इसको हम कहें कि ग्रेविटी अर्थ के पास है, तो ऐसा भी बोलने में अजीब लगता है, इसलिए हम यहां बोलते हैं कि अर्थ और ये जो बॉल है आपकी, इन दोनों को हम लोग एक ही चीज बोलेंगे, हम लोग एक नाम देंगे सिस्टम। तो वो एनर्जी सिस्टम के पास है। ठीक है, बॉल को इंडिविजुअली अगर मैं देखूं, जितना मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया, जिसकी वजह से उसको एनर्जी गेन करनी चाहिए थी, पर उसने गेन करी, लेकिन ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क डन करके जितना उसने गेन किया उतना उसे लूज करवा दिया। तो भाई इसने लूज किया तो अर्थ के सिस्टम ने, मतलब अर्थ ने अपने पास वो एनर्जी स्टोर कर ली। अब मैं यहां से हाथ हटाऊंगा, अब अर्थ अपना mg फोर्स लगाएगा। भाई पहले उसने ले ली एनर्जी, पहले उसने ले लिए पैसे आपसे। ठीक है, अब जैसे मैंने हाथ हटाया, अर्थ का mg तो नीचे ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका h नीचे ही हो रहा है, तो अब अर्थ का जो फोर्स है वो इस पे पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है जैसे ही आपने हाथ हटाया। तो क्योंकि अर्थ के पास भाई इतने पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये माइनस mgh किस पे था? आप पे था, तो भाई अर्थ पे ये स्टोर हो चुका है प्लस mgh के फॉर्म में। अब वही mgh अर्थ आपको वापस दे रहा है। तो इस तरह से हम कहें कि एक तरीके से देखा जाए तो मेरा किया हुआ काम, देखा जाए तो बॉल और अर्थ के सिस्टम में स्टोर हो गया। मैंने 5 रुपए आपको दिए, यानी कि मैंने 5 mgh एनर्जी बॉल को दी, बॉल से वो एनर्जी अर्थ ने अपने पास स्टोर करके रख ली। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? अर्थ के पास आके स्टोर हो गई। अब जैसे ही मेरा काम हटा, मैं यहां से चला गया, मेरे को जितने जितने रुपए थे मेरे पास दे सकता था मैंने दे दिया। अब मैं हटा, अब अर्थ ने वो पैसे इसको देने वापस करे, कैसे? पॉजिटिव वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया उस पर। जैसे ही पॉजिटिव वर्क डन करना स्टार्ट कर दिया, उसने वो चीज गेन करनी स्टार्ट कर दी। तो टेक्निकली इस कहानी में देखा जाए तो एनर्जी एक तरीके से स्टोर हो रही है। मेरी एनर्जी बॉल और अर्थ के सिस्टम में स्टोर हो रही है, और वो तभी हो सकती है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करो, जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करो। अगर मैं यहां पर एक स्प्रिंग लगा लूं, ठीक है, और अब अगर स्प्रिंग नहीं होता और मैं इस पे वर्क करता तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती, पॉजिटिव वर्क डन करता इस पे तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता। बट अब आप इस जैसे जैसे मैं इसको आगे ढकेलूंगा, स्प्रिंग इसको अपोज करेगा, तो स्प्रिंग इसको अपोज करेगा, मुझे यहां पर ये काम करना है। अगर मेरा फोर्स, अब इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में काम आएगा और ये रियल लाइफ परिस्थिति भी है। और स्प्रिंग का जो फोर्स है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। ठीक है, क्यों करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कहानी को समझना, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, लेकिन जब भी जितना भी स्प्रिंग का फोर्स पीछे होगा, जो भी होगा, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो मैं हर पॉइंट पे अपने फोर्स को चेंज करूंगा और स्प्रिंग के फोर्स के बराबर ही रखूंगा, स्प्रिंग के फोर्स के बराबर ही रखूंगा, ताकि इस बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन ना आए। क्योंकि एक्सीलरेशन आने से वो जो गेन इन एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, मेरा नेट फोर्स 0 है तो नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बट मेरे पास नेट फोर्स 0 नहीं है तो मैं एक्सीलरेट करूंगा तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और अब देखो कहानी में ट्विस्ट, जितना मैं वर्क करूंगा इस पर, मैं पॉजिटिव वर्क डन करूंगा तो मैं इसको वो एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग उस पर उतना ही नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, इसलिए स्प्रिंग ने वो एनर्जी उससे छीन के अपने पास रख ली, क्योंकि एनर्जी कोई गायब तो होगी नहीं। इसको मैंने इसको दिया, इसने स्प्रिंग को दे दिया। अब जब मैं अपने फोर्स को हटा लूंगा तो स्प्रिंग वो एनर्जी इसको वापस देगा, क्योंकि स्प्रिंग अब पॉजिटिव वर्क डन करना स्टार्ट कर देगा। तो एसेंशियली अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में बिना काइनेटिक एनर्जी दिए, ठीक है, उसको एनर्जी देते हो लेकिन वो काइनेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, अगेंस्ट द फोर्स होती है, तो उस केस में आप क्या स्टोर कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। और पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, इट इज सिंपली जितना वर्क डन आपने किया है और उस वर्क डन का कोई भी हिस्सा काइनेटिक एनर्जी नहीं बना है, तो वर्क डन का ही फॉर्मूला जो होगा वही आपकी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, अगर कोई लॉसेस नहीं है तो। काम खत्म। यही है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये लेक्चर यहां पर एंड होने वाला है। हमने असली
असली जो इसके मतलब होते हैं ना, उन ट्रू मीनिंग्स को यहां पर समझा है। नाउ इट्स योर टाइम टू थॉट अबाउट इट, टू थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व करो अपने सराउंडिंग में। यस, ये पार्ट लंबे हो जाते हैं, लेकिन इनको तोड़ के पढ़ाऊंगा तो मोमेंटम ब्रेक होता है। तो आप इसको चाहो तो एक बार और देखना, अगर यहां तक देखते आए हो एक बार और देखना और टिंकर करना। 10 बार रटने से अच्छा है 2 बार टिंकर कर लो और तीसरी बार से अपने आप को उस काबिल बना लो कि अब कहीं गलती नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पावर को देखेंगे और स्प्रिंग में जो यहां पर ये वर्क डन हो रहा है, इसका जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसको समझेंगे, वर्क डन को देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे स्प्रिंग के अंदर, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पावर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको वर्क का असली मतलब समझ आया होगा। वर्क एफ डॉट डी वेक्टर क्यों होता है ये समझ आया होगा, ये स्केलर क्यों होता है ये समझ आया होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर क्यों होती है ये बात समझ आई होगी, पॉजिटिव वर्क डन से आप एनर्जी गेन करते हो ये समझ आया, नेगेटिव वर्क डन से आप एनर्जी लूज करते हो ये समझ आया होगा, और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वर्क करती है, क्यों स्टोर होती है, किस तरह से स्टोर होती है, ये बात आपको समझ आया होगा। अब आपकी बारी है, इसके बारे में सोचो, अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करो। ये काम जो हमने इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ये काम आप खुद करके देखो। यकीन मानो हर चीज आगे वर्क के साथ जुड़ी हुई है। आगे आने वाले हर चैप्टर्स में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है, तो उस ज्ञान को अपनी सोल में समाओ राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए। मुश्किल तो ये है ही नहीं। ठीक है, जिस चैप्टर को आप ऑल वैसे भी 10 घंटे पढ़ने वाले हो, मोस्टली 1 घंटे का ही लेक्चर वीडियो बना होगा या उससे कम टाइम का बना होगा, आपका इतने टाइम में ये काम हो रहा है, तो यही तो आपकी पावर बनेगी। जिस चीज को ना समझ पाने में हमको 10 घंटे लग रहे हैं, उस चीज को अगर राइट वे ऑफ एजुकेशन से हम लोग कर लें तो 1 घंटे में अगर हम कर पाएंगे तो हम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट काम कर रहे हैं, हम ज्यादा पावर में काम कर रहे हैं। पावर का मतलब क्या है कि आप ज्यादा वर्क कर सको कम समय में। तो आप एक तरीके से जो काम आप 10 घंटे में कर पा रहे थे लेकिन वो भी पूरा नहीं होता, वो 1 घंटे में कर पाओगे, या इसको 2 बार भी देखोगे तो 2 घंटे में कर पाओगे। तो इससे बेटर बात और क्या होगी, लेकिन राइट वे में करना है। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज कम्युनिकेशन से निकले हुए आउटपुट हैं, दे आर जस्ट ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, नथिंग एल्स। उसको इतना सीरियसली मत लो। सीरियस लेना है तो उस कम्युनिकेशन को सीरियस लो, सीरियसली लेना है तो नेचर से बात करने के तरीके को सीरियसली लो, सीरियसली लेना है तो अपनी क्यूरियोसिटी को सीरियसली लो, सीरियसली लेना है तो अपनी लाइफ में अपने एम को अचीव करने के लिए सही दिशा में चलने के राह को सीरियसली लो, और देखो अचीवमेंट्स खुद ब खुद आएंगी आपके पास। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।